हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। तो उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये क्या हमारा ये है पार्ट 1। ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो दोस्तों मान लीजिए हमें इक्वेशन दे रखी है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू अप टू ए एन वाई इक्वस टू क्यू। हमें मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ये क्या हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर होने वाली है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम मान रहे हैं कि जो a1 a2 a3 अप टू ए एन, ये सभी क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये सारे कोफिशिएंट जो है हमारे वो क्या है, ये सभी एक कांस्टेंट हो। तो हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं अपनी इक्वेशन को, ये आज हम देखने वाले हैं। तो जब भी हमें कोई इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को क्या मान लेंगे, डी। हमने क्या किया है, डी अपॉन डी एक्स को डी मान लिया है, और डी एन अपॉन डी एक्स एन को मान लेंगे हम डी रेज टू पावर एन। जब हम इसको ऐसा मान लेंगे तो हमने क्या किया है, इस डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी को रिप्लेस कर दिया है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में। डी अपॉन डी एक्स जो हम डी से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये इक्वेशन एक नई इक्वेशन मिलने वाली है। तो मैं बता दूं आपको, जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो जो उसका सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होता है हमारा, वो होता है सी एफ प्लस पी आई। जिसमें सी एफ क्या है मेरा दोस्तों, याद रखिए सी एफ होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और वही बात करें हम पी आई की, तो दोस्तों पी आई क्या होता है हमारा, पी आई होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा पी आई होता है। तो दोस्तों जब भी हम कभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, याद रखिए उसका जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा क्यू जो हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर क्यू हमारा इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है सी एफ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम कह सकते हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है वो हमें इस पार्ट से मिलता है, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो हमें इस पार्ट क्यू से मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करें, किसी भी क्वेश्चन हमें दे रखा हो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका सी एफ, और सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में हम डी को रिप्लेस कर देते हैं एम से। हमने क्या किया ऑक्सिलरी इक्वेशन में, हमने डी को रिप्लेस कर दिया है किससे, एम से। जब हम डी को रिप्लेस करेंगे एम से और उसे इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाती है, हमें क्या, हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, m1 m2 m3 m4 अप टू mn। मान लीजिए ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन की क्या निकले हैं, रूट्स निकले हैं। तो दोस्तों जब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिल जाते हैं, ये सारे रूट्स की वैल्यू मिल जाती है, उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूट्स, इन रूट्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सी एफ कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं हम इन रूट्स के बेसिस पे सी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेनली हम क्या करने वाले हैं, सी एफ कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें क्यू दे रखा हो हमारे क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन का वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखने वाले हैं वो हम कि हम सी एफ किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि हम अगर हमें अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिल जाएं जो कि हैं m1 m2 m3 अप टू mn, तो हम सी एफ किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए वो m1 m2 m3 हैं और सारे ही क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो याद रखिए इस केस में आपका सी एफ क्या होने वाला है, इस केस में हमारा सी एफ हो जाएगा y इक्वल टू
C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x प्लस C डेल्टा डैश अप टू Cn e रेज टू पावर mnx। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं m इक्वल्स टू 1, 2 और 3, 1, 2, 3, यानी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के मान लीजिए 3 रूट्स मिले। तो अगर हमें ये 3 रूट मिले हैं तो CF क्या हो जाएगा दोस्तों? CF हमारा होने वाला है, CF विल बी इक्वल्स टू C1 e रेज टू पावर 1x प्लस C2 e रेज टू पावर 2x प्लस C3 e रेज टू पावर 3x। ये हमारा CF होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला केस। तो दोस्तों सेकंड केस में बोल रखा है अगर हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स m1 m2 m3 mn अप टू mn में से के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और बाकी बचे हुए रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट हैं और रियल है। डिस्टिंक्ट और रियल है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? तो इस केस में क्या रखा है, मान लीजिए के नंबर ऑफ रूट्स, मान लीजिए हमने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले जिसमें वो रूट आए हमारे 3, -1, 2, 2, 2। मान लीजिए हमारे ये 3 रूट जो है 2, 2, 2 ये इक्वल आए हैं और 2 रूट हमारे एक 3 है जिसमें और एक -1 है। टोटल 5 रूट थे जिसमें एक 3 है, एक -1 है, एक 2 है, एक 2 है और एक और 2 है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे 3 रूट इक्वल आए हैं जो कि है 2। तो इस केस में हमारा CF क्या होने वाला है? तो CF हो जाएगा हमारा CF विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e रेज टू पावर 2x प्लस C4 e3x x प्लस C5 e रेज टू पावर -x। ये हमें हमारा CF मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ हम गेट एग्जांपल भी करके देखेंगे, गेट क्वेश्चन भी करके देखेंगे जिससे हमें और हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को समझने में और इन केसेस को समझने में। तो अगला केस क्या कहता है हमारा? तो दोस्तों अगला केस कहता है अगर हमारे दो रूट जो हो वो तो इक्वल हो, तो दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अगर हमें हमारे रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखे तो हम CF किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म की थी। हमने D की जगह अपनी इक्वेशन में M पुट कर दिया था और उसे इक्वल टू 0 कर दिया था। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हुई थी। मान लीजिए M1 M2 M3 और Mn ये क्या है? ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो दोस्तों इनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारा CF क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं सबसे पहले केस 1। तो अगर हमारे जो रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के M1 M2 M3 अप टू Mn आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर ये रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट या अलग हैं तो हमें CF क्या मिलने वाला है दोस्तों? तो हमें CF मिलने वाला है y इक्वल्स टू C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x प्लस अप टू डेल्टा डैश Cn e रेज टू पावर mnx। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं m इक्वल्स टू 1, 2, 3, मान लीजिए ये 3 रूट हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें मिले हैं। एक -1 भी ले लेते हैं। मान लीजिए 4 रूट्स हमें हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के मिले हैं जो कि 1, 2, 3, -1। तो दोस्तों इस केस में हमारा CF क्या हो जाएगा? तो दोस्तों CF होने वाला है हमारा e रेज टू पावर C1 e रेज टू पावर 1x प्लस C2 e रेज टू पावर 2x प्लस C3 e रेज टू पावर 3x प्लस C4 e रेज टू पावर -x, या हम कह सकते हैं -1x। ये है हमें हमारा CF मिलने वाला है। दोस्तों ये कहता है हमारा पहला केस। अब वही बात करें हम केस 2 की, तो केस 2 क्या कहता है? तो दोस्तों केस नंबर 2 कहता है हमारा कि मान लीजिए हमारे के नंबर ऑफ रूट्स क्या है? इक्वल हैं और बाकी अदर रूट्स हमारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट और रियल हैं। तो हमारा CF क्या होने वाला है दोस्तों? तो हमारा CF होने वाला है y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x डेल्टा डैश CKx रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस CK प्लस 1 e रेज टू पावर MK प्लस 1x डेल्टा डैश प्लस CN e रेज टू पावर mnx। ये हमारा CF होने वाला है। दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं, वो है -1, 2, 2, 2, 3
और -4। मान लीजिए हमें ये 4 रूट 1 2 3 4 5 6 हमें रूट्स मिल चुके हैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो हमारा CF क्या मिलने वाला है दोस्तों? जब भी हमें ऐसा मिले कि हमारे 2 रूट्स 3 रूट 4 रूट्स या कुछ नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे? याद रखिए, हम करेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x²। क्योंकि हमारे 3 रूट्स इक्वल है तो 1 2 3 और पहले की पावर कुछ नहीं, दूसरे में x और तीसरे में x²। एंड ई रेस्ट टू पावर यहाँ क्या है? रूट हमारा 2 इंटू एक्स, ये हमें मिलने वाला है। प्लस C3 और C4 ई रेस्ट टू पावर -x प्लस C5 ई रेस्ट पावर 3x प्लस C6 ई रेस्ट टू पावर -4x। ये हमें हमारा CF मिलने वाला है अगर हमारे के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हो। जैसे हम देखते हैं यहाँ हमारे 3 रूट इक्वल है, तो हमारा CF कैसे आया? C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस C4 और बाकी कुछ रूट्स भी हम इस तरीके से लिख देंगे जैसा हमने केस नंबर 1 में सीखा है। अब देखते हैं केस नंबर 3। तो अब दोस्तों जब हम केस नंबर 3 देखें तो केस नंबर 3 में बोल रखा है और अगर हमारे 2 रूट्स क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जो कि हो a प्लस IB। a प्लस माइनस IB हमारे 2 रूट्स के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और बाकी जो सारे रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो हमें CF क्या मिलने वाला है दोस्तों? इस केस में हमें CF मिलेगा y इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर ax प्लस a cos bx प्लस b sin bx प्लस C3 ई रेस्ट टू पावर m3 डैश अप टू Cn ई रेस्ट टू पावर mnx। हमें ये हमारा CF मिलने वाला है। तो आइए फिर से एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जो हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं वो आए हैं 2 प्लस 3IB और 2 प्लस -3I। पहला रूट क्या है? 2 प्लस 3I। दूसरा रूट है 2 माइनस 3I और एक रूट है 1, एक है 2। ये हमें 4 रूट मिले हैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो CF क्या होने वाला है? हमारा CF होगा दोस्तों C1, तो इसका CF होगा दोस्तों ई रेस्ट टू पावर a क्या है हमारे यहाँ 2x। तो यहाँ हो जाएगा a क्या है दोस्तों? हमारा a हमारा एक कांस्टेंट है। a cos b क्या है हमारा 3x प्लस b भी क्या है? b भी कांस्टेंट है। साइड यहाँ पर b क्या है हमारा 3 है, 3x प्लस C3 ई रेस्ट टू पावर x प्लस C4 ई रेस्ट टू पावर 2x। ये हमें हमारा CF मिलने वाला है। हमने क्या किया? जैसे हम देख सकते हैं a यहाँ पर हमारा 2 है और b क्या है? b यहाँ 3 है हमारा। तो हमने क्या किया? ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू a cos 3x प्लस b sin 3x प्लस C3 ex प्लस C4 e2x। ये हमारा नया CF मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं केस नंबर 4। दोस्तों अगला केस और लास्ट केस है हमारा। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स के हो जाएं, इक्वल हो जाएं, a मान लीजिए 2 रूट्स है a प्लस माइनस IB और अगले 2 रूट भी आ जाए a प्लस माइनस IB और बाकी रूट क्या हो? रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो हमें हमारा CF क्या मिलने वाला है? हमें CF मिलने वाला है y इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर ax प्लस b cos bx प्लस cx प्लस d sin bx। ये है हमें हमारा नया CF मिलने वाला है। तो फिर से एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली है जिसके रूट्स है a प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3i, अगला रूट्स है 2 प्लस माइनस 3i और अगले रूट है 2 और 3। मान लीजिए हमें 6 रूट मिले हैं अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो इसका CF क्या होने वाला है दोस्तों? ये CF हो जाएगा हमारा ई रेस्ट टू पावर 2x। हम जैसे देख सकते हैं ये चारों रूट हमारे आपस में इक्वल होंगे, तो ax, a क्या दोस्तों? a हमारे कांस्टेंट होगा प्लस b भी हमारा कांस्टेंट होगा। यहाँ आ जाएगा हमारा cos b, यहाँ पर क्या है 3x प्लस c क्या है हमारा यहाँ कांस्टेंट, d भी क्या है? d भी हमारा एक कांस्टेंट होने वाला है और साइन b की जगह क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3x प्लस जैसा हम हर केस में करते जा रहे हैं वही होगा C5 ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस C6 ई रेस्ट टू पावर 3x। ये हमें हमारा नया CF
मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो, अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट निकालें और हमारी उनकी कुछ वैल्यूज आती है तो उनके बेसिस पे हम सी एफ कैसे निकालने वाले हैं और सी एफ क्या होने वाला है। तो ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ गेट में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला गेट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारे गेट क्वेश्चन है जो 2010 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी थी d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा गया था इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, और ये हमें 4 ऑप्शन थे। y इक्वल्स टू c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻²। ऑप्शन नंबर बी था y इक्वल्स टू c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻²। ऑप्शन नंबर सी था y इक्वल्स टू c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻²। और ऑप्शन नंबर डी था y इक्वल्स टू c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻²। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसे किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन हमारी किसी भी इक्वेशन का क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ प्लस पी आई होता है। बट यहाँ हम जानते हैं क्यू क्या है, ये वाला पार्ट होता है हमारा क्यू इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ सी एफ हो जाएगा, और इसमें से हमारा पी आई हट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू इक्वल्स टू 0 है। तो सॉल्यूशन में क्या निकालना है, सिर्फ सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है हम d/dx को d से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिलेगी इक्वेशन हमारी d² प्लस d माइनस 6y इक्वल्स टू 0, हमें इक्वेशन मिलने वाली। फिर हम क्या करते थे दोस्तों, d को m से रिप्लेस कर देते थे। जब हम d को m से रिप्लेस करेंगे m² प्लस m माइनस 6, और हम क्या करते थे, इक्वल्स टू 0 करते थे। ये क्या होती थी दोस्तों, ये हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती थी। अब हम क्या करते थे, m निकालते थे, यानी हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालते थे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे -2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो हमें m क्या मिलने वाला है दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें m की वैल्यू मिलेगी m+3 एंड m -2 इक्वल्स टू 0। तो हमें m की वैल्यू मिलने वाली दोस्तों यहाँ से 2 और -3, हमें ये दो रूट्स मिलने वाले हैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों ही रूट्स हमारे क्या हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो ये कौन सा फॉलो करेंगे, केस नंबर 1 फॉलो करेंगे, किसके लिए, सी एफ के लिए। तो जब ये केस नंबर 1 फॉलो करेंगे सी एफ के लिए, तो सी एफ क्या हो जाने वाला है, हमारा सी एफ हो जाने वाला है c1 e⁻² प्लस c2 e⁻−3x। हमें ये हमारा सी एफ मिलने वाला है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। क्यों, q इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू सी एफ होने वाला है, यही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें c1 e⁻² प्लस c2 e⁻−3x। दोस्तों मैं बता दूं आपको, c1 और c2 हमारे कांस्टेंट हैं, तो आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट e⁻−3x प्लस कांस्टेंट e⁻²x, जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन या एक और क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारे गेट क्वेश्चन है जो आया हुआ है हमारा 2008 में। और क्वेश्चन में क्या था, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी जिसमें हमें d2y/dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा गया था इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो दोस्तों जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसका सॉल्यूशन होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई। बट जैसा कि हम देख सकते हैं इस केस में क्यू क्या है, हमारा 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है, हमारा सिर्फ सी एफ होने वाला है। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इस फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, d² प्लस 1y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो होगी हमारी m² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ m की वैल्यू आने वाली है हमारी -1 रूट में प्लस माइनस। तो बात करें हम अपने रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो वो क्या आने वाला है, प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा रूट्स आने वाले हैं। जब हम बात करें इसकी, तो हमारा सी एफ क्या मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस रूट। तो अगर हम बात करें अपने केस नंबर 3 की,
जो हमने पढ़ा है उसमें केस नंबर 3 की बात करें, अगर हमें कोई भी एक इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, तो हमारा सी एफ होता है ई रेस्ट टू पावर ए एक्स और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये है हमारा सी एफ मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ए क्या है, यहाँ पर ए वाला पार्ट हमारा 0 है और ए को बी क्या है दोस्तों, बी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस, और बी क्या है यहाँ पर भी 1 है तो साइन एक्स। हमें ये हमारा सी एफ मिलने वाला है। जैसे हम देखते हैं 0x क्या हुआ 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमें ये हमारा सी एफ मिलने वाला है और यही हमारा सॉल्यूशन भी होने वाला है। अब जब हम ऑप्शन में मैच करेंगे तो हम जैसे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों, पी और क्यू भी कांस्टेंट हैं और हमारे ए एंड बी भी कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जिसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dt2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और हमें कहा गया है एट t इक्वल्स टू 0 पर y क्या है हमारा 1 है और dy अपॉन dt क्या आता है, ये हमारा इक्वल्स टू 0 आता है। तो हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए साइन टी, बी कॉस टी, सी टेन टी या डी कॉट टी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा q इक्वल्स टू 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सिर्फ CF होने वाला है। जब हम CF की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें अपनी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इसे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में चेंज करेंगे। जब हम m निकालेंगे तो m क्या आने वाला है हमारा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस आयोटा। तो हम जानते हैं जब हमारा कोई भी रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसका CF क्या होता है, उसका CF होता है इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर a क्या यहाँ 0 है प्लस प्लस है दोस्तों यहाँ इंटू आएगा a क्या है दोस्तों हमारा एक कॉन्स्टेंट है, जहां हम देख सकते हैं स्मॉल b की वैल्यू क्या है 1 है, cos x प्लस बी साइन एक्स। हमें ये हमारा एक CF मिलने वाला है। लेकिन जैसा कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं हमें कांस्टेंट नहीं दे रखा, हमें कोई भी हमें कांस्टेंट नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे, अपने y की वैल्यू निकालेंगे। तो बोला गया एट t इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू क्या है हमारा 1, जैसा कि हम देख सकते हैं y इक्वल्स टू CF हमारा, तो y में जब हम 0 पुट करेंगे तो सी पहली बात ये हमारा किसकी इक्वल आ गई, हमारा इक्वल आ गया a cos t, ये दोस्तों x नहीं क्या है हमारा t, ये भी क्या है हमारा t, a cos t प्लस b sin t के इक्वल हमारा ये आने वाला है। तो एट y इक्वल्स टू 0 हमारा y क्या आने वाला, एट t इक्वल्स टू y क्या आने वाला है हमारा 1, तो बाउंड्री कंडीशन पुट करते हो y इक्वल्स टू 1 एट t इक्वल्स टू 0 a cos 0 प्लस b sin 0। तो ये हमारा किसके इक्वल आने वाला है, जब हम cos 0 की बात करें तो क्या होता है हमारा 1, तो a प्लस, और b sin 0 की बात करें तो ये हमारा किसके इक्वल होता है 0, तो b इंटू 0। तो जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ 1 है हमारा, तो a इक्वल्स टू किसके इक्वल आने वाला है हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं a हमारा 1 के इक्वल आने वाला है। अब बात करते हैं हम बोल रखा है dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, तो अभी हम dy अपॉन dt निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो dy अपॉन dt हो जाएगा हमारा cos t का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस का sin t, a माइनस साइन टी प्लस, और sin t का डिफरेंशिएशन होता है हमारा b cos t, ये हमें मिलने वाला है। हमें पता है t इक्वल्स टू 0 dy अपॉन dt क्या है हमारा 0 है, तो dy dt इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 a इंटू साइन 0 प्लस b इंटू कॉस 0। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा किसके इक्वल आने वाला है, माइनस a इंटू 0 प्लस b इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस b। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 0 की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, b इक्वल्स टू क्या आने वाला है 0 आने वाला है।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमें ये हमारा सॉल्यूशन मिला था y इक्वल्स टू a cos t प्लस b sin t, जिसमें हम देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो हमें a क्या हमारा a हमारा 1 है और b हमारा 0। जब हम वैल्यू इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 1 इंटू कॉस टी प्लस 0 इंटू साइन टी। तो y हमें किसके इक्वल मिलने वाला है, y हमें इक्वल मिलने वाला है cos t के। और जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा cos t है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा q क्या था, q हमारा इक्वल्स टू 0 था हर डिफरेंशियल इक्वेशन में। बट अगर हमारा q नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होने वाला है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन हमारा होने वाला है CF प्लस PI। तो हमने CF निकालना तो सीख लिया है, अब हम सीखने वाले हैं अगर हमें Q नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, हमें वो केसेस याद होने चाहिए जब भी हम PI निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम केस 1। तो केस 1 क्या है हमारा, अगर हमारा Q जो हो वो इक्वल्स टू हो e रेस्ट पावर ax के, तो Q हमारा किसके इक्वल हो e रेस्ट पावर ax के। अगर हमें कभी ऐसा दे रखा है अपना Q तो उसमें हमारे PI क्या हो जाएगा, उस केस में याद रखिए उस केस में हमारा PI हो जाता है PI इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी क्यू। ठीक है दोस्तों, और यहाँ याद रखिएगा जो हमारा FD है, जो हमारा FD है फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम D की जगह A पुट कर देंगे और इंटू Q। ठीक, और याद रखिए इस केस में जो हमारा FA है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए हमें इक्वेशन दे रखी हो d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू e रेस्ट टू पावर 3x। हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें इससे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो याद रखिए इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इसकी हम एक डी में इक्वेशन बनाएंगे जो होगी हमारी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 3x। तो बात करें हम एफ डी की, तो एफ डी क्या होने वाला है हमारा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, डी में फंक्शन हमारा यही तो होने वाला है। अब हम क्या करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फ्रॉम केस 1 हम देख सकते हैं हमारा q क्या है, q है हमारा इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर ax। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ है हमारा ई रेस्ट टू पावर 3x, a की जगह क्या है यहाँ पर, a की जगह है हमारा 3। तो हम केस 1 यहाँ केस वन का जो रूल है पी आई निकालने का वो यूज कर सकते हैं। तो पी आई क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। यहाँ एफ डी क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू और क्यू की जगह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा क्यू की जगह आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर 3x। अब हम क्या करेंगे d को रिप्लेस कर देंगे किससे 3 से, कि a की जगह क्या है 3 है। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 9 प्लस 3 2 6। मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ, इसे क्या कहते हैं हम 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, हमें यही तो मिलेगा इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x। ठीक है, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस ये दोस्तों 3 है यहाँ पर 9 प्लस 2 ई रेस्ट पावर 3x जो कि हमारा इक्वल होने वाला है ई रेस्ट पावर 3x अपॉन 9 टू 18 प्लस 2 20। तो हमारा पी आई किसके इक्वल होने वाला है, हमारा पी आई होने वाला है ई रेस्ट टू पावर 3x अपॉन 20। ये कहता है हमारा केस नंबर 1। तो दोस्तों केस नंबर 1 से हम इस तरीके से अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। बट याद रखिए इस केस में हम जो हमारा एफ ए है, जब हम एफ डी में डी की जगह ए पुट करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे ए की जगह डी पुट कर दिया है, तो याद रखिए जो हमारा एफ ए है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर एफ इक्वल्स टू 0 हुआ तो हम क्या करेंगे,
हम वो देखने वाले हैं अपने अगले केस में। तो दोस्तों केस 2 क्या कहता है हमारा, फिर से हमने माना कि क्यू हमारा किस फॉर्म में हो, ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्म में ही हो। तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पहले हम करेंगे वन अपॉन एफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ। फिर हम क्या करेंगे, डी की जगह ए पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। बट केस 2 में क्या चेंज है, अगर एफ ए हमारा इक्वल टू 0 हो जाए तो याद रखिए पहले केस में हमने क्या कहा था, पहले केस में हमने कहा था कि एफ ए जो होगा हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट केस 2 में हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारा एफ ए वो इक्वल टू 0 हो जाए तो, अगर वो 0 हो जाएगा तो याद रखिए दोस्तों हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश डी। हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन एफ डी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी और फिर करेंगे ई इंटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ए, और एफ डैश डी में की जगह हम डी की जगह हम ए पुट कर देंगे और फिर से ई रेज़ टू पावर ए एक्स। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिलने वाला है। बट अगर हमारा एफ डैश ए इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिए फिर हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश डी का, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एफ डबल डैश डी ई रेज़ टू पावर ए एक्स, और जो हमें इसका आंसर मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या हुआ, हम डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से, और ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमारा एफ डबल डैश ए भी क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो हम एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और जब तक हमारी ये टर्म नॉन जीरो नहीं हो जाती हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल को। अब आइए देखते हैं हम एक एग्जांपल जिसकी हेल्प से समझते हैं हमने अभी क्या सीखा है इस मेथड में। तो मान लीजिए हमें दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 3d d2y अपॉन dx2 माइनस 3dy अपॉन dx प्लस 2 y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2x। हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारी किस फॉर्म में, ई रेज़ टू पावर ax फॉर्म में है क्यू हमारा, तो यहाँ a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 2 है। तो यहाँ हम अपना केस 1 और केस 2 दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन ऑफ डी बनाना पड़ेगा जो कि होने वाला है हमारा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये तो होने वाला है हमारा फंक्शन ऑफ डी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो फ्रॉम केस 1 हम जानते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, एफ डी इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर ओ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में अपने d की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ए इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। तो ये हमें मिलने वाला है 1 अपॉन 2 टू द 4 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर 2x। जैसा कि हम देख सकते हैं ये टर्म हमारा होने वाला है 0, क्यों, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0। तो दोस्तों यहाँ हमारा केस 1 जो है, केस 1 नॉट एप्लीकेबल, केस 1 एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, अपना केस 2। अकॉर्डिंग टू केस 2 हम यहाँ एफ डी की जगह क्या लेने वाले हैं, एफ डैश डी इंटू ई रेज़ टू पावर 2x, हम ये लेने वाले हैं। जब हम एफ डैश डी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने क्या किया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू डी, तो हमें क्या मिलेगा 2d माइनस 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। अब हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, तो 1 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमें क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन 1 ई रेज़ टू पावर 2x, ई रेज़ टू पावर 2x। ये हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने वाला है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया, ये था हमारा केस नंबर 2। आगे देखते हैं केस नंबर 3। तो दोस्तों केस नंबर 3 क्या कहता है हमारा, तो इस केस में मान लीजिए हमारा केस 3 में क्यू हमारा किसके इक्वल होगा, या तो साइन एक्स के इक्वल होगा
या मान लीजिए क्यू हमारा किसके इक्वल हो, कॉस एक्स के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं, 1/FD साइन ए एक्स। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, याद रखिए 1/FD साइन ए एक्स, और कॉस के केस में 1/FD कॉस ए एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। फिर दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से। लेकिन याद रखिए जब हम अपने माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करें डी स्क्वायर को, तो जो हमारा फंक्शन हो माइनस ए स्क्वायर का वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी मेथड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी क्वेश्चन। तो मान लीजिए हमें इक्वेशन दे रखी हो d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल्स टू साइन ए एक्स। साइन ए एक्स नहीं दोस्तों, यहाँ है साइन एक्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है, इसमें q इक्वल्स टू क्या है, साइन ए एक्स की फॉर्म में ही है, जिसमें a हमारा किसके इक्वल है, a हमारा 1 के इक्वल होने वाला है। तो क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ d फॉर्म करेंगे, जो होने वाला है हमारा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y है दोस्तों। तो यह हमारा हमें फंक्शन ऑफ एफ डी मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है 1/FD इंटू साइन एक्स। तो हम जानते हैं हमारा 1/FD क्या है, 1/FD है हमारा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन एक्स। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने डी स्क्वायर को जहां जहां हमारा डी स्क्वायर आ रहा है हम उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, हम उसे रिप्लेस कर देंगे अपने -1 के स्क्वायर से। दोस्तों याद रखिए ये माइनस स्क्वायर के बाहर है, तो जब हम डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलने वाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 1/-1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी प्लस 1। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बीच में हमारा टर्म ये है 2d, यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं है तो हम इससे कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू साइन एक्स। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हम देख सकते हैं -1 का स्क्वायर -1 ही होने, ये हमारे -1 ही मिलने वाला है, ये +1, इससे ही हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने वाला है 2d अपॉन साइन एक्स, 1/2d इंटू साइन एक्स, हमें ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने वाला है। बट याद रखिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा हमारा वो डी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या इस इक्वेशन में एक बार ऊपर डी से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं जहां जहां हमारा डी स्क्वायर आएगा साइन के केस में या साइन या कॉस के केस में हम उसे रिप्लेस कर दें किससे, -a² यानी -1 स्क्वायर से। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा हमें d अपॉन 2 इंटू -1 इंटू साइन एक्स। तो दोस्तों हमें मिलने वाला है d अपॉन -2 साइन एक्स। और दोस्तों हमें पता है d क्या है हमारा, दोस्तों d है हमारा d अपॉन डी एक्स। तो d साइन एक्स से हो जाएगा दोस्तों हमारा d साइन एक्स हो जाएगा d साइन एक्स अपॉन एक्स। इसका मीन है कि हमें क्या करना है, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, में मिलेगा कॉस एक्स, हमें यही तो मिलेगा कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों हमारा पर्टिकुलर यहां लिखता हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आने वाला है हमारा डी साइन एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है दोस्तों, हमने जैसे कि देखा डी साइन एक्स की वैल्यू आने वाली है हमारी कॉस एक्स, तो -cos x/2 ये हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, या हम कह सकते हैं ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला केस, जिसमें अगर हमारा f - a² = 0 हो तो हम जब क्या करेंगे, तो केस 4 में क्या है हमारा, मान लीजिए जो हमारा q है या तो वो साइन ax हो और कॉस ax हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम जानते हैं फ्रॉम केस 3 क्या होने वाला है 1/FD साइन ax और 1/FD कॉस ax। फिर हम क्या कर देते, डी स्क्वायर को -a² से रिप्लेस करके हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। लेकिन केस 3 में हमने क्या पढ़ा था
केस 3 में पढ़ा था, जब हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये था हमारा केस 3। बट अब अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो याद रखिए इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एफ डैश डी साइन एक्स और एक्स अपॉन एफ डैश डी कॉस एक्स, जिसमें हमारा एफ डैश डी क्या है, एफ डैश डी है हमारा जो हमारा एफ डी का फंक्शन है, हमने उसे क्या कर दिया, उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर दोस्तों जब ये हमारा आ जाएगा हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से और फिर हम पर्टिकुलर अपना इंटीग्रल निकाल लेंगे। बट अगर एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे अपने एफ डी का और ऊपर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक्स अपॉन एफ डैश डबल डैश डी कॉस ए एक्स और फिर से डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, हम माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, और ये भी 0 आता है। तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे इसके बाद, जब तक हमारा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए अब इसी केस को समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो दोस्तों जैसा कि हम अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें जो क्यू है वो किसके इक्वल दे रखा है, साइन 2x के। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमारा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं क्यू के दे रखा है, हमें साइन 2x दे रखा है, तो या तो इसमें हमारा केस 3 लगेगा या इसमें हमारा केस 4 लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एफ डी बनाएंगे जो कि हमें मिलने वाला है डी स्क्वायर प्लस 4, ये हमें फंक्शन ऑफ डी मिलने वाला है हमारा। तो दोस्तों हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, तो पी आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी साइन 2x, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, तो ये होने वाला है हमारा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। तो जब हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से तो हमें मिलने वाला है, और जैसे कि हम जान सकते हैं ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर के, और जो कि होने वाला है इक्वल हमारा -4 के। तो हम कह सकते हैं -4 + 4 साइन 2x। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1/0 साइन 2x आने वाला है हमारा, तो यहाँ हमारा केस 3 जो होगा वैलिड नहीं है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अपने केस 4 की तरफ जाएंगे, और जब हम अपने केस 4 की तरफ जाएंगे तो हमें केस 4 में क्या मिलने वाला है, तो हम केस 4 में जानते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके होता है, इक्वल होता है 1 एक्स अपॉन एफ डैश डी साइन 2x। तो दोस्तों जब हम एफ डैश डी की बात करें तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ डैश डी मिलेगा हमें 2d, डी स्क्वायर प्लस 4 का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलने वाला है, हमें 2d ही मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 2d साइन 2x, हमें ये मिलने वाला है। अब दोस्तों हम जानते हैं हमें क्या करना है, फिर से एक बार डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। बट दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर डी ई है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, एक डी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक डी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा होगा एक्स डी अपॉन 2d स्क्वायर साइन 2x। तो ये हमारा हो जाने वाला है एक्स डी अपॉन, जब हम डी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे और माइनस ए स्क्वायर हम जानते हैं हमारा किसके इक्वल है, -4 के, तो हो जाएगा हमारा -8 साइन 2x साइन 2x। और दोस्तों हम जानते हैं डी क्या है हमारा, डी है हमारा डी अपॉन डी एक्स, जब और डी साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी साइन 2x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी साइन 2x इक्वल हो जाएगा हमारा डी साइन 2x अपॉन डी एक्स। जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा cos 2x बाई दोस्तों cos 2x इंटू 2। जैसे कि हम जानते हैं क्या हुआ, cos 2x इंटू 2, ये 2 कहाँ से आया, हमें 2x का भी एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हम जानते हैं हमें डिफरेंशिएशन करके क्या मिलने वाला है, डी साइन 2x बाई डी साइन 2x dx का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू कॉस 2x। तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू 2 कॉस 2x बाई -8,
2 से माइनस 8 कटेगा तो हमें मिलने वाला है माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 4, और यही हमारा एक करेक्ट आंसर भी होने वाला है। x cos 2x अपॉन 4 एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला केस। तो दोस्तों केस नंबर 5 क्या है हमारा, अगर हमें q इक्वल टू एक्स की पावर में कुछ दे रखा हो तो हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी एक्स रेज़ टू पावर m। फिर हम क्या करेंगे, एफ डी को हम ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा एफ डी रेज़ टू पावर -1 एक्स एम। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, एफ डी हमारा एक फंक्शन में आ जाएगा, एफ डी हमारा एक फंक्शन में, जैसे कि 1 प्लस डी 1 माइनस डी, इस तरीके से एफ डी हमारा एक फंक्शन में चेंज हो जाएगा ऊपर नेगेटिव में। फिर हम इसे ओपन कैसे करेंगे, तो अगर हमें दे रखा हो 1 प्लस डी रेज़ टू पावर -1, तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल होगा, हम इसे एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू अप टू इन्फिनिटी। अगर ये हमारा एफ 1 माइनस डी हुआ रेज़ टू पावर -1, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू अप टू इन्फिनिटी। याद रखिए दोस्तों, प्लस के केस में हमारा माइनस भी आएगा, जहां अगर हमारा फंक्शन में प्लस होगा तो जो हमारा एक्सपेंशन होगा उसमें माइनस प्लस इस तरीके से चलता हो जाएगा। अगर हमारे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइनस हुआ तो हमारे फंक्शन के एक्सपेंशन में सिर्फ प्लस ही चलता हुआ जाएगा। वही बात करें, हमें दे रखा हो 1 प्लस डी रेज़ टू पावर -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब अप टू इन्फिनिटी। और वही 1 माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों बता दूं आपको, अगर हमें मान लीजिए कहीं 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -n का एक्सपेंशन निकालना है, तो ये एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल होता है, ये एक्सपेंशन हमारा इक्वल होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर दोस्तों हमें दे रखा हो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस n, दोस्तों ये n नहीं, ये क्या है माइनस n, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है हमारा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। दोस्तों ये हमारा एक्सपेंशन होता है, ठीक, जैसे आप इसमें याद रखिएगा, जहां प्लस आ रहा है हमारा, अगर फंक्शन में प्लस आ रहा है तो याद रखिए ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, या दोस्तों माइनस आएगा माइनस एंड प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा। अगर हमें फंक्शन में माइनस दे रखा है तो हर जगह प्लस 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 ही चलता जाएगा। ये हमारा एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस n और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस n। यहाँ x जो हमें क्या मिलेगा, हमें x या d पुट करना होगा अपने क्वेश्चन में। अब आइए इसी केस को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें क्या करना है, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा q किसके इक्वल है, हमारा q इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। तो और हमने केस 5 में भी क्या पढ़ा था, जब हमारा q इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m होगा, जब हम अपना केस 5 यूज करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या यूज करने वाले हैं, अपना केस 5 यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डी, फंक्शन ऑफ डी, जो कि हमें मिलने वाला है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ये हमें फंक्शन ऑफ डी मिलने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है हमारा 1 अपॉन एफ डी एक्स रेज़ टू पावर m, एक्स रेज़ टू पावर m, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। तो जब बात करें हमारा 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और एक्स एम क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्यू होने वाला है। और हम कह सकते हैं हमारा पूरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। तो दोस्तों हम जानते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है d माइनस 1 का
होल स्क्वायर की। तो हम इसे डी माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जानते हैं अपने अकॉर्डिंग टू केस नंबर 5 हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमें ये मिलने वाला है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हमें पता है हमें इस डी माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे डी माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू को, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे आपको मिलेगा वन माइनस नहीं दूसरे होगा प्लस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी क्यूब एंड सो वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमें ये मिलने वाला है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, पहले वन का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर प्लस टू इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस फोर डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड सो वन। तो दोस्तों ये तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ही मिल जाएगा, लेकिन हम जानते हैं डी क्या है हमारा, डी है दोस्तों हमारा डी अपॉन डी एक्स, मीन्स हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस वन प्लस अब थ्री डी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन, और डी स्क्वायर जानते हैं ये क्या होता है हमारा, ये होता है दोस्तों हमारा डबल डिफरेंशिएशन। तो जब हम अपने फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो था हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन जो हमने किया। अभी हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री इंटू टू, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ टू प्लस अब ये फोर डी क्यूब क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ हमारा ट्रिपल डिफरेंशिएशन। जब हम अपने फंक्शन का यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और हम जानते हैं जब हम इसके आगे वाली वैल्यूज का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें हर केस में जीरो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब ट्रिपल डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो चौथी बार भी डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, पांचवी बार भी डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, ये हमें पता ही है। तो हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू टू द फोर एक्स प्लस टू प्लस थ्री इंटू टू सिक्स। जब हम इसे पूरा ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ये फोर एक्स प्लस एक्स फाइव एक्स वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है इस क्वेश्चन का। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो इस फंक्शन का इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होने वाला है हमारा, सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ निकालना हमने पिछली वीडियो में सीखा ही था, और अभी हम क्या सीख रहे हैं, पी आई। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है हमारा सी एफ प्लस पी आई। और अभी क्या निकाल के देखा हमने, अभी निकाल के देखा हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल। आइए देखते हैं अगला केस। तो दोस्तों अब आता है हमारा केस नंबर फोर्थ है दोस्तों, केस नंबर 6 है। अब आता है हमारा केस नंबर 6। तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर 6 अगर हमें क्यू का दे रखा है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी, जब वी क्या है, वी दोस्तों या तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है वन अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स डॉट वी। और हम इसे किसके इक्वल कर देंगे, वो हमारा इक्वल होगा ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी अपॉन क्या दोस्तों, अपॉन एफ डी प्लस ए। जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ डी है हम क्या करेंगे, उसे फंक्शन ऑफ एफ डी प्लस ए में चेंज कर देंगे अपने फंक्शन ऑफ डी को, और यही हमारा आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों इसे अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन प्लस वाई इक्वस टू ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो दोस्तों हम इसे किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्यू लिखेंगे। क्यू हमारा किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे केस नंबर 6 को फॉलो कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अब हम बात करें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन एफ डी इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू वी।
इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अगर हम बात करें एफ डी की, तो एफ डी क्या होने वाला है, एफ डी हमारा इक्वल हुआ डी स्क्वायर माइनस 2d+1 के। ठीक, और अकॉर्डिंग टू दिस हम जानते हैं हमें ई रेस टू पावर एक्स अपॉन, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने फंक्शन डी को किससे रिप्लेस करना है, फंक्शन ऑफ डी प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। जब इसे हम रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा, तो दोस्तों एफ डी को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, d-1 का होल स्क्वायर। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था डी स्क्वायर माइनस 2d+1 किसकी प्रॉपर्टी, d-1 का होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा हमारा d-1 का होल स्क्वायर ई एक्स एक्स स्क्वायर। तो जब हम अपने d-1 स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे d प्लस ए से, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ए हमारा किसके इक्वल है, ए हमारा 1 के इक्वल है। तो जब हम d-1 का होल स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, d+1 का होल स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है डी स्क्वायर। दोस्तों फिर बता दूं आपको ये हमारा कैसे आया है, हमने अपने फंक्शन d+d-1 के स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया है, फंक्शन ऑफ d प्लस ए। जैसे कि हम जानते हैं हमें फंक्शन ऑफ d क्या दे रखा है, d-1 का स्क्वायर। जब अपने d प्लस ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे हम, जहां जहां हमारा d है उसकी हम क्या कर देंगे, d+1 पुट कर देंगे, जैसा हमने यहां किया है। अब जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हम ई एक्स तो साइड हो जाएगा दोस्तों, ये डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, d-2 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं डी क्या है हमारा, डी है डी अपॉन डी एक्स, और तो d-1 क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये होने वाला है हमारा dx, मीन्स इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा दोस्तों, इसे इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, बट अगर आपका अपॉन में d हो तो समझ जाइए आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। जब हम अपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेस टू पावर एक्स, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले यहाँ डी स्क्वायर है तो हमें कितना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x³ अपॉन डी। जब हम उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ex इंटू x⁴ अपॉन 12, और यही हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है, और यही हमारा हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला केस। तो आइए दोस्तों देखते हैं केस नंबर 7, और यही हमारा आखिरी केस भी है। अगर मान लीजिए हमें क्यू किस फॉर्म में दे रखा है, क्यू हमें फॉर्म में दे रखा है x इंटू वी के, और वी क्या है हमारा, वी दोस्तों यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो उस केस में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, दोस्तों याद रखिए उस केस में क्या करेंगे, हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/fd xv के। और हम ऐसे किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x इंटू 1/fd v माइनस f'(d) अपॉन fd स्क्वायर इंटू वी। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा f'(d) क्या है दोस्तों, हम जानते हैं f'(d) क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन d विद रिस्पेक्ट टू x है। तो सर दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू d है हमारा f'(d). तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और इस केस को भी समझते हैं उस क्वेश्चन की हेल्प से। तो मान लीजिए हमें दे रखा है d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू x sin x। मान लीजिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो दोस्तों जब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना fd बनाएंगे। fd क्या होगा हमारा d² प्लस 4। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा q किस फॉर्म में, q है हमारा x इंटू साइन एक्स। तो हम कह सकते हैं इस केस में हमारा केस नंबर 7 यूज होने वाला है, और हमें q किस फॉर्म में दे रखा है, x इंटू साइन एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/fd x साइन एक्स के। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है, x और 1/fd के हमारे d² प्लस 4 साइन एक्स माइनस
एफ डैश डी, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी तो हमें मिलेगा 2d अपॉन और डी एफ डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर साइन एक्स, हमें ये मिलने वाला है। दोस्तों हम जानते हैं, हमने पिछले केस में पढ़ा था केस नंबर 3 में कि जब भी हमें साइन एक्स या कॉस एक्स दे रखा हो तो हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ए किसके इक्वल है, ए हमारा इक्वल है 1 के, तो डी स्क्वायर को हम किसके रिप्लेस कर देंगे, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ 1 स्क्वायर यानी -1 से। जब हम -1 से डी को रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 4 साइन एक्स, यहाँ क्या मिलेगा 2d साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 यानी -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा x साइन एक्स अपॉन 3 माइनस, अब दोस्तों ये क्या है हमारा d है, हम d जानते हैं, d क्या होता है हमारा, d होता है हमारा d अपॉन डी एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x तो d साइन एक्स क्या है हमारा बता दो और में d साइन एक्स हो गया हमारा d साइन एक्स अपॉन डी एक्स। जब हम साइन के डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों cos x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos x अपॉन -1 प्लस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने सी एफ और पी आई निकालना सीख लिया है। तो अब आइए देखते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन दिया गया हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमें सॉल्यूशन पूछा हो तो हम क्या करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें पूछेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन y आएगा वो किसके इक्वल आएगा, याद रखिए वो किसके इक्वल होगा, वो सी एफ प्लस पी आई होगा। सी एफ प्लस पी आई आने वाला है हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें q जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है हमारा, q यहाँ e⁻3x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए हम एफ डी का फंक्शन बनाएंगे जो हमें मिलने वाला है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो हम सी एफ निकालने के लिए जानते हैं हम क्या करते हैं, पहले फॉर सी एफ, पहले क्या कर रहे हैं हम सी एफ निकाल रहे हैं। फॉर सी एफ हम इसको एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2d को हम जानते हैं m से रिप्लेस कर देंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। फिर इसके जब हम रूट निकालेंगे तो इसको रूट मिलेंगे हमें 2 और 1, ये दो हमें इसके रूट मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा सी एफ क्या होने वाला है दोस्तों, सी एफ हो जाएगा हमारा फ्रॉम केस 1 c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻x, ये हमें हमारा सी एफ मिलने वाला है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, फॉर पी आई, अब हम पी आई निकालेंगे। तो पी आई जानते हैं हमारा पी आई किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एफ डी e⁻3x। अब ये भी हमारे पी आई का केस नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे डी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ ए से, और ए किसके इक्वल है, यहाँ हमारा ए इक्वल है 3 के। तो पी आई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 अपन डी को पहले लिखेंगे, फंक्शन ऑफ डी क्या है हमारा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। जब इसको हम डी को ए से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन ए को जब हम 3 से रिप्लेस करेंगे 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू e⁻3x, जो कि हमारा इक्वल होगा 1 अपॉन 2 e⁻3x, और हम कह सकते हैं e⁻3x/2। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आने वाला है। तो हम इस फंक्शन के सॉल्यूशन की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है हमारा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। जैसे ही हम जानते हैं सी एफ क्या होने वाला है, हमारा सी एफ होने वाला है c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻x और प्लस पी आई क्या होने वाला है हमारा e⁻3x/2। और यही हमारा सॉल्यूशन भी होने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट सी एफ और पी आई से रिलेटेड। अगर दोस्तों हमें कोई बाउंड्री कंडीशन दे रखी हो, जैसे कि बोल रखा हो एट x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर y क्या है हमारा 0 है, और साथ में एक कंडीशन और दे रखी हो कोई भी, जैसे एट x इक्वल्स टू 1 y क्या है हमारा y भी 1 है। तो जब हमें कोई ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो वहाँ से हम c1 और c2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे कांस्टेंट भी हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप सी एफ और पी आई के सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमने गेट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज तैयार कर रखी है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।